A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. जो हैं कर सही हैं, जब एक गुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही गुलाम तो उन पे आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है, वो पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर आ गया है, खास तौर से तब जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके और पिटाई करके ये जाहिर कर दिया अमेरिका कभी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज करने की अनुमति देगा नहीं। अब हमें ये पता चल गया। कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए, ये भाई किसी भी किस्म की इन लोगों से की जा सकती है। पहले बेच दिया ना, हमारे लीडरों ने बेचा। देखिए ये अभी पास भी तो है कि भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, अब दुश्मन की तैयारी तकरीबन आखिरी लम्हों पर पहुंच चुकी है। अगले किसी भी दिन, किसी हफ्ते, अगले आने वाले चंद हफ्तों में वो किसी भी वक्त दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होगा। हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी हमने कर ली, प्रमोशंस भी हमने ले ली, फिर यकायक ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो वाकई एक सीज फायर है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपनी कौम को यकीन दिला रहा है कि इस रकम से भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदेगा और जदीद तरीन मिसाइल रडार्स और आबदोजें हासिल करेगा। चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा, कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना। तो एज अ न्यूक्लियर स्टेट हमारे आम आदमी की जिंदगी क्या है? देखिए जी, आम आदमी जो है उसे तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उसे अपनी सेफ्टी चाहिए, उसे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उसे तालीम चाहिए, उसे सेहत की सहूलतें चाहिए। उसका ये प्राइमरी कंसर्न है। उसका ये प्राइमरी कंसर्न नहीं है कि हमारे पास एक एटम बम है या दो हैं या चार हैं या 6 हैं या 8 हैं। देखें, बात ये है कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, इस तरह का जो बड़ा बड़ा असला होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, ये कौमों को, मुल्कों को, रियासतों को मजबूत। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अमेरिका के एक्स CIA एजेंट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिका के एक जनरल के अंडर आते हैं और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के कंट्रोल में ही रखा है। और ये बात खुद पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिसर ने उनसे कहा है, जिसके बाद से दोस्तों ये बात कंफर्म हो जाती है कि अगर पाकिस्तान कभी भी भारत पे न्यूक्लियर अटैक की बात करता है तो सिर्फ वो धमकी ही हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कभी रियल में न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी अनुमति अमेरिका कभी भी देने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से। भारत जब चाहे पाकिस्तान से अपना पौक वापस ले सकता है। इस खबर के सुनते ही पाक मीडिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहना है। धन्यवाद। सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, हमने तो एटम बम रखा ही इंडिया के लिए है, तो मतलब अगर इंडिया ना हो, दुश्मन वो है हमारा, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें फिर ऐसा जरूरत नहीं है इतना कि मतलब हम गौर करेंगे कि इसे शायद प्रोग्राम को क्या कहेंगे इसके ऊपर आप। इनसे ना कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए, ये भाई किसी भी किस्म की इन लोगों से की जा सकती है। पहले बेच दिया ना, हमारे लीडरों ने बेचा। देखिए ये अभी पास भी तो है कि बिक गया। अच्छा, ये बात है जी। भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, अच्छा, और जहाँ तक पाकिस्तान को समझता हूँ, वो उन्होंने खामोशी के साथ वो कश्मीर भी दे दिया। ये समझौता भी कर सकते हैं अपने 8वीं प्लान जो भी इनके निजाम है, प्रोग्राम्स हैं, इनके साथ भी समझौता ये लोग कर सकते। ये फार्म 47 के लोग हैं ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया। भाई नहीं बनाते, अगर ये मजबूत बनाते
इनके सर पे रियासतें खड़ी होती और इनके सर पे रियासतों की इज्जत और एहतराम होता इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस में, तो फिर सबसे ज्यादा जो काबिल एहतराम मुल्क था वो मिसाल के तौर पे इस वक्त नॉर्थ कोरिया होता। वो मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन होता उस वक्त, जो कि टूट गया, उसके टुकड़े हो गए। अगर जो कौमें और जो रियासतें होती हैं उनकी जो आज के दौर में जो इज्जत है, जो तकरीम है, वो कुछ और पैरामीटर्स पे होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया 2007 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी विद रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर वेपन्स, दिस बिकेम वेरी वेरी फॉरवर्ड। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह रिपोर्ट करी हुई हैं कि पाकिस्तान को $100 मिलियन उस टाइम पे दिए गए थे। किसके लिए? टू सिक्योर द न्यूक्लियर वेपन्स। और $100 मिलियन के बाद आगे भी ट्रांचेस इन लोगों ने बोली थी जो 2014 या 15 तक मिलती रही पाकिस्तान को। वेल, दे बिल्ट अप देयर C2 C4 सेंटर्स, बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जहां से वो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सके। स्पेशल प्लान्स डिवीजन बना इनका, इनके जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स लगाई, उसके बाद अपग्रेड धीरे धीरे करके ये लोग करते गए। एंड पाकिस्तानीज वर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्लेस टू अ पॉइंट। ये नूर खान में, ये जिस जगह को हमने फोड़ा है, वहां पर लोगों को लेके जाके बड़ा दिखाते थे, देखो जी हमारा C4 सेंटर है, इम्प्रेग्नेबल है, ये इसके अंदर EMP नहीं आ सकता, इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे जाकर कौमों को बहुत भारी कीमत जिसकी अदा करनी पड़ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो यूफोरिया था, वो जो खुशी थी, अब जरा काम डाउन हो जाए, क्योंकि अब जरा सीरियस एनालिसिस का वक्त है। क्योंकि अब दुश्मन की तैयारी तकरीबन आखिरी लम्हों पर पहुंच चुकी है। अगले किसी भी दिन, किसी हफ्ते, अगले आने वाले चंद हफ्तों में वो किसी भी वक्त दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होगा और अब भी दफा वो हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पहले की थी। पहले उसने अपनी एयरफोर्स सामने लेकर आई थी। जो उसने अटैक शुरू किया था वो एयरफोर्स से किया था। जवाब में हमने अपनी एयरफोर्स ऊपर की और हमने जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय की वो दुश्मन के लिए सरप्राइजिंग थी। दे वर सरप्राइज। इस किस्म की वॉरफेयर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान करेगा। जैसे कहा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो BVRs के साथ हो और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और स्पूफिंग, हमने कंप्लीटली उनको डिसओरिएंट कर दिया और वो उनको मार के गिराया गया अल्लाह के फजल से। लेकिन दुश्मन हमारी हिकमत अमली को देख चुका है। अमेरिकन ने, इसराइलीज ने उसको बहुत ज्यादा बैठ के उन्होंने एज दे से दे हैव गॉन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड री-स्ट्रेटेजाइज किया उन्होंने कि अब पाकिस्तान पर हम किस तरीके से आएंगे। और जाहिर है कि अब उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, उनके जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो ये देख चुके हैं कि अगर पाक फजाइया हवा में बुलंद हो गई तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास कोई चांस नहीं। तो यकीनी तौर पर वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे कि पाक फजाइया को हवा में ही ना उठने दें। जनरल बाजवा और फैज के दौर में जो तबाही हुई है, दैट इज अस्तगफुरुल्लाह। मतलब ये तो पूरा माइंडसेट ही इन्होंने आर्मी का चेंज कर दिया था कि जंग हो ही नहीं रही, 100 साल का अमन करने जा रहे हैं, फौज की तादाद कम कर देते हैं, टैंकों में पेट्रोल नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ सकते नहीं। मतलब इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह प्रेजेंट कर दिया था। And I was the only one तो जनरल मुशर्रफ के वक्त से शोर मचा रहा था कि यार 4th जनरेशन वॉर है, ये 5th जनरेशन वॉर है, अब इंडिया के साथ हमारी जंग आने वाली है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। और हाँ, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।